मॉर्निंग। आज फेयर का दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं भाई श्री विवेक से मिलने उनके घर। जब मैंने YouTube खोला उन दिनों में ही गोल्डन टॉक करके एक सेक्शन मैंने स्टार्ट करा था और वो सेक्शन स्टार्ट करने के पीछे मेरा जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि फ़ोटोग्राफी और लाइफ से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ोटोग्राफी फील्ड में या लाइफ में या साहित्य में या अपने फील्ड में कुछ ऐसा अचीव करा है जो बिल्कुल ही असामान्य है, जिनकी जर्नी बहुत ही अद्भुत रही, जिन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया। और उनके साथ कोई इंटरव्यू या इंटरेक्शन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विषय पर कुछ ऐसे लम्हे बिताना जो मेरे लिए भी और मेरे जो श्रोतागण हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो फोटोग्राफी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए यूज़फुल रहे, आज भी और कल भी। तो आज कई समय के बाद आज वो अवसर आया है कि गोल्डन टॉक में भाई श्री विवेक का इंटरव्यू का अवसर आया है। उनके आगे जब मैंने ये इच्छा रखी तो उन्होंने बड़े प्यार से इस चीज़ को वेलकम करा। और विवेक भाई की बात करूं तो मेरे बड़े परम मित्र हैं वो, और मित्र ना कर मैं ये कहूं कि वो मेरे बड़े भाई हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन में कई बार अगर मैं सही मायने में धनी रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि सही मायनों में मैंने कई चीज़ें ऐसी प्राप्त करी हैं जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो है दोस्ती। मेरे दोस्तों की लिस्ट और मेरे दोस्तों की जो गरिमा है मेरे पास, वो शायद जिससे मैं बहुत बड़ा धनी इंसान हूँ। और परमात्मा का बहुत बड़ा शुक्रिया कि मेरे जीवन में मेरे ऐसे अजीज़ और ऐसे बेहतरीन लोगों के साथ मेरी भेंट हुई, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा उनका खुद का। मुझे आज भी याद है एग्जैक्टली कि जब मैं कच्छ की विलेज लाइफ या पिक्टोरियल फोटोग्राफी करना जब मैंने स्टार्ट करा था, जब ध्रंग के मेले में, दादा ध्रंग के मेले में विवेक भाई से मिलना हुआ था। वो फर्स्ट मीट थी हमारी, और फर्स्ट मीट के बाद फिर बारी बारी हमारा मिलना हुआ। और शायद हम जितना कच्छ घूमे हैं, शायद ये कहें कि हमने जितना कच्छ सही मायने में घूमे हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जिसको आज शायद डिस्कस करना वक्त की थोड़ी लिमिटेशन है। मैं चाहता हूं कि आज जो एक्चुअल उद्देश्य है उसको पार पाड़ा जाए, उसको सिद्ध किया जाए। और विवेक भाई के घर जा रहे हैं, मैं, दक्ष और किशन, सब लोग रेडी हो? कहाँ जा रहे हैं अपने? विवेक ताऊ जी के। हाँ, विवेक ताऊ जी के। और क्यों जा रहे हैं विवेक ताऊ जी से मिलने? उनका गोल्डन टॉक। हाँ, उनका गोल्डन टॉक करने की। और सबसे बड़ा अवसर ये है कि अभी विवेक भाई का वन मैन शो चल रहा है सत्या आर्ट गैलरी में, और विषय टाइटल है चेहरे। तो वो भी देखने का और उनके साथ देखने का ये एक अलग ही अनुभव रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने श्री विवेक भाई से, और नवजीवन में और सत्य आर्ट गैलरी में जानेंगे विवेक भाई की कच्छ प्रति उनका प्यार, कच्छ के साथ उनके नाते के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, बनारस के बारे में और नवजीवन के बारे में। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। और प्लीज़ जितने भी लाइफ और फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये टॉक, ये अवसर पे जो भी बातें होंगी वो बेहद ही अमूल्य और महत्व की बातें होंगी। तो प्लीज़ इस टॉक को इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, और पूरा वीडियो देखें और अपने मंतव्य या अपनी राय आपको कैसा लगा वो ज़रूर लिखें। तो जल्दी मिलते हैं विवेक भाई से। विवेक भाई, हम आ रहे हैं। आ रहे हैं हम ताऊ जी।
तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अहमदाबाद हूँ और अहमदाबाद में मेरे परम मित्र, मेरे भाई या गुरु कह लें, जो भी कहें, मैं उनके साथ यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के बाद मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा सेक्शन शुरू करूं जो मेरे लिए भी आशीर्वाद रूप हो और फोटोग्राफी या लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए भी कुछ आशीर्वाद वचन या कुछ गुरु वचन जैसा करने का उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने गोल्डन टॉक शुरू करा। तो आज गोल्डन टॉक में भाई श्री विवेक के साथ है और मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगा कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज बोलने का जो मेन उद्देश्य है, या ये कहूँ कि जिनकी वाणी को सुनना या जिनको जो बोलेंगे उनको समझना या समर्पित होना, यही मेन उद्देश्य है मेरा। तो विवेक भाई, गोल्डन टॉक में आज आप कुछ ऐसे आशीर्वाद वचन हमें कहें या अपने बात करेंगे कच्छ से। बिल्कुल ठीक है, कच्छ से आपकी और मेरी मुलाकात आपके साथ इंडिविजुअल गोल्डन टॉक ना कर कर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए तो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है हमारी दोस्ती के ऊपर और कच्छ के ऊपर। ऐसे कई संस्मरण हैं। तो मैं अब विवेक भाई को कहूँगा कि विवेक भाई बोले। मैं तो क्या कहूँ, पर मेरा कच्छ से जो मेरा नाता है उससे मैं इसकी मैं बात करूँगा। मेरी फोटोग्राफी की शुरुआत ही कच्छ से, तो मतलब आज से 20 साल हो गए। 94 पहली बार मैं आया था 92 में, तब एक रिपोर्टर के हैसियत से मैं आया था वहाँ पे जब रणोत्सव हुआ था। पहला रणोत्सव हुआ था जब चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट थी और उन्होंने रणोत्सव 3 दिन का रणोत्सव का आयोजन किया था। कच्छ उत्सव, सॉरी, रणोत्सव का नाम नहीं था, कच्छ उत्सव नाम था उस टाइम। उस टाइम पहली बार बतौर पत्रकार मैंने विज़िट की और मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया वहाँ के कल्चर को देख के, वहाँ के लोगों को देख के, वहाँ की थोड़ी वाइल्ड लाइफ की जो एक झलक देखी। क्योंकि अहमदाबाद से बाहर जाना हुआ नहीं था उस टाइम, तो एकदम बिल्कुल लगा कि ये पूरा जैसे कोई अलग ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। तो इस तरह से कच्छ से परिचित हुआ। फिर 3 दिन का ही वो था। अभी आने के बाद उस टाइम फोटोग्राफी छोटा सा कैमरा था, उस टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर ये कल्चर को देख के, लोगों को देख के, ये मलक को देख के मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे मेरा जो ज़िंदगी का गोल है वो फोटोग्राफी रहना चाहिए। ऐसा मुझे पहली बार लगा जब मैंने कच्छ में कदम रखा। तो मेरे कच्छ का मेरे पर एहसान है, ऐसा मैं मानता हूँ हमेशा से। और आज 30-37 साल हो गए, तब भी आज जब भी मुझे छुट्टी मिलती है या मैं मेरे काम से थोड़ा सा फ्री होता हूँ, तब मैं हमेशा से कच्छ जाना पसंद करता हूँ। जब मेरी छुट्टी 3-4 दिन की होती है तो मैं आज भी कच्छ जाना पसंद करता हूँ और लोगों को मिलना। अशोक जैसे दोस्त है, काफ़ी सारे दोस्त मिले, पर दोस्ती जो गहरी होती गई धीमे धीमे, उसमें अशोक जैसे 2-3 लोग ही है जिसके साथ मैं खुलकर मेरी ज़िंदगी की बातें, मेरे फैमिली की बातें या वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी की बातें मैं शेयर कर सकूँ। उनसे मैं सलाह भी ले सकूँ और सलाह दे भी सकूँ। ऐसा नाता मेरा रहा है, तो बहुत आनंद है। और मैंने कच्छ से बेसिकली बहुत सीखा है। कच्छ के कल्चर को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो लोग जब हम मेले में जाया करते थे, आपको याद होगा, तब से लेके आज तक इंटरनेट का ज़माना नहीं था। कई बार जब मेले होते थे तो हम पहले पहुँच जाते थे, तब पता चलता था कि अब मेला तो दूसरे दिन है या तो मेला ख़त्म हो गया है। ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग निराश नहीं होते थे, हम लोग एंजॉय करते थे पूरा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब, और 1999 31 दिसंबर सदी का आखिरी सूर्यास्त मैंने और अशोक ने एक साथ देखा था। तो उससे ज़्यादा मेमोरी तो क्या हो सकती है। कोटेश्वर में और सोनल मानसिंह का डांस चल रहा था और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। ये सब घटना है, ये सब तारीख है, तो बिल्कुल आज भी एक नज़र के सामने है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप जितने भी बड़े हो जाओ, उम्र में बड़े हो जाओ या उद्दे में बड़े हो जाओ, फिर भी वो चीज़ आपके दिमाग में से कभी जाती नहीं है। जब भी दिसंबर 31 आता है तो मैं
पहुंच जाता हूँ कोटी छोड़ा सब के साथ 1999 में। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने गांव में मेले में हम जाते थे, वो कवर किया। फिर छोटे छोटे गांव में जाते थे रबारियों के साथ या आयरों के साथ, वो सब जन्माष्टमी उत्सव हो या शिवरात्रि हो, तो वो सब जो एंजॉय किया है वो आज ऐसा नहीं कि आज एंजॉय करना मुश्किल है, पर परिस्थिति ऐसी हो गई या हम लोग बड़े हो गए, ऐसा ही कह लो। हम बड़े तो हो ही गए हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए तो हम भी बड़े हुए। पर जो यादें हैं वो इतनी मीठी यादें हैं, इतनी मधुर यादें हैं कि वो धीरे 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 करके, जो जैसे च्युइंगम जैसे हम च्यू करते हैं और जैसे स्वाद आता है ना धीरे धीरे, ऐसे उसको चबाते चबाते धीरे धीरे करके वो कच्छ का मेमोरी में याद करता हूँ हर रोज़। जब भी कोई मेले का वक्त आता है, मैं जा नहीं पाता, तो मुझे यहाँ मेमोरी में आता है कि हाँ आज वो रवेची का फेयर होगा, आज लोग ऐसे आए होंगे, फोटोग्राफर्स होंगे, ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के लोग आज आए होंगे, तो एंजॉय कर रहे होंगे। वो सब मैं यहाँ बैठ के भी फील कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है ना, यही फोटोग्राफी का बेस है और यही असली फोटोग्राफी है, ऐसा मैं मानता हूँ। भाई का बड़प्पन है। और सही मायने में ये कहूँ कि जब इन्होंने कच्छ आना शुरू करा और रंग के मेले में जब पहली बार इनके साथ मुलाकात हुई, फिर वो दोस्ती बनी हमारी, और आशापुरा माँ की दया से हमारे बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनी। मैं सही मायने में आज मेरे पास मौका है गोल्डन टॉक की वजह से ये बोलने का, इनका बड़प्पन है, ये कभी नहीं बोलेंगे। इन्होंने दो बातों का जिक्र करा कि भाई मेरा अच्छा दोस्त है, और दूसरा ये सदी का आखिरी सूर्यास्त हमने साथ बिताया था। मेरी लाइफ में मेरे घर में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, और उसी अरसे में भाई के साथ बात हुई, और ये कहूँ कि उस इवेंट में ये मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे, और शायद उतनी कोई बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी थी, वो उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो इवेंट थोड़ा 50-50 था, मतलब सेलिब्रेशन होगा नहीं होगा। लेकिन सही मायने में कहें कि वो सदी की आखिरी शाम और सोनल मान सिंह के साथ, और इतने अद्भुत इमेजेस भाई ने भी ली, मैंने भी ली। भाई की कई सारी इमेज को बहुत बड़े लेवल के अवार्ड भी मिले। लेकिन मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो शाम, अगर वो मुझे मेरी लाइफ में अगर वो नहीं आती, वो शाम आई विवेक भाई की वजह से, अगर वो शाम में वो मुझे नहीं ले जाती, तो आई थिंक मैं जिस ट्रेजेडी में था या मैं जिस समस्या में अटका था, मैं उससे बाहर नहीं आ पाता सही मायने में। और शायद मुझे जो लाइफ के ऊपर काम करते हुए, फिर फोटोग्राफी को समझते हुए, कच्छ को समझते हुए, कच्छ को समझने का जो नया आयाम मुझे मिला, वो इनके साथ घूमकर, इनके साथ बातें कर, इनका वर्क देखकर, या यूँ कहूँ कि लाइफस्टाइल या पिक्टोरियल को छोड़कर वाइल्ड लाइफ की तरफ कंसंट्रेशन भी मेरा डाइवर्ट हुआ। उनके पीछे इनका इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना गाड़ियाँ थी, ना घोड़े थे, ना कोई ऐसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे। तो विवेक भाई का आना होता था अहमदाबाद से, तो मुझे एक्साइटमेंट रहती थी कि ये जहाँ भी जाएंगे मैं इनके साथ घूमने फील्ड में निकल पड़ूँगा। तो इनके साथ मैं द्रंग गया या रवेची गया, रव गया, या कहीं भी गया, तल लयारी रिवर गया। पहली बार मैंने कच्छ के लैंडस्केप को समझना शुरू करा, कच्छ के लैंडस्केप को देखना शुरू करा। जब मुझे पता लगा कि हमारे पास इतना अद्भुत हैबिटेट है, हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इन्होंने एक ऐसा विज़न डेवलप करा था मेरा, बातें चीतें करके समझा बुझा के। तो वो विज़न फिर स्ट्राइक करा कि नहीं, अब जो ये लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ बात मेरे तक नहीं है, और आज भी इस मुद्दे पे खास बात करनी है। मेरे जैसे कई लोग विवेक भाई से इंस्पायर हुए हैं, आज भी होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, क्योंकि ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। और भाई बहुत बड़ी बात है। नहीं, बात बड़ी नहीं है, ये फैक्ट है। देखिए, अपनी दोस्ती कोई आजकल की तो है नहीं, ठीक है। आप मेरे बारे में भी बहुत कुछ ऐसा कह सकते हो, शायद दुनिया को पता नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे जानते हो और समझते हो, और मैं भी आपके साथ बहुत घुमा हूँ। विवेक भाई एक मैन, देखिए आप और मैं अपने सब फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक चर्चा करना चाहता हूँ कि आज की फोटोग्राफी आपको क्या लगता है, कहाँ स्टैंड कर रही है? और आज का जो युवा वर्ग है, तो टेक्निकली नो डाउट साउंड है, ठीक है। आपकी फोटोग्राफी जर्नी में आपके पास भी कोई इतने बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट एक साथ नहीं आए,
ना मेरे पास आए थे। लेकिन आज के युवा के पास बेहतरीन किट फर्स्ट स्टेज से ही अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिस हैं। हाँ तो मैं चाहूँगा कि अपने एक ऐसा मैसेज भी दें जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो इंस्पायर भी हों। तो आपको क्या लगता है कि पहले फोटोग्राफी और आज की फोटोग्राफी में क्या फ़र्क है, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है? देखिए, यंगस्टर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी देखिए, हम लोग जब आए फोटोग्राफी में तो हम लोग स्ट्रगलर थे, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। किसी का भी बड़ा लेंस थोड़ा देख लिया तो हम लोग यार ये हमारे पास होता तो कैसा होता, मज़ा आ जाता। हम लोग ये जो जूम लेंस आता तो अच्छा लगता, ऑटो फोकस उस टाइम तो नया नया ही आया था, तो ऑटो फोकस हमारे पास हो तो अच्छा होता। तो ये सब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कैमरा के लिए पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे कि अच्छा कैमरा हो, अच्छे लेंस हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा ये आ भी गया तो उसके बाद हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि एक कहीं किस जगह जाना है तो हम लोग माउथ टू माउथ, जैसे कोई गांव में पूछते थे कि आपके यहाँ कब मेला है, उत्सव है, तो एक तरह का जो कन्वर्सेशन था अननोन लोगों के साथ, वो अननोन लोगों के साथ का जो कन्वर्सेशन था ना, वो बहुत हमको काम आता था किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी मोड़ पे। तो ये बंद हो गया। अभी गूगल आ गया, आप कुछ भी कर लो, आप गूगल सर्च करते हो। सही बात। तो गूगल सर्च में जो इमोशंस की बातें हैं वो नहीं आती है, जो फोटोग्राफी का बेस है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फोटोग्राफी आपकी ब्रांच ले लो आप, सही है। कमर्शियल को छोड़ के, तो उसमें एक इमोशन का बेस है। वाइल्ड लाइफ में भी आपका इमोशन जुड़ा हुआ है जंगल के साथ, बर्ड के साथ या एनिमल के साथ। मेरा है तो मेरा लाइफ का कैरेक्टरों के साथ। तो ये बेस जो है वो इमोशन वाला वो चला गया और उसमें एक टेक्निक आ गई। मैं दूसरे शब्दों में कहे तो फीलिंग्स के ऊपर और इमोशन के ऊपर टेक्निक हावी हो गई। यस, एग्जैक्टली। जैसे एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई थी, शायद कागज़ के फूल, मुझे फिल्म का नाम नहीं है, पर कागज़ के फूल में इतना उन्होंने सिनेमेटोग्राफर का नाम मैं भूल गया, उतना उनको बोला था कि फ़ोटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि लोग, सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाए। तो उसमें बहुत मेहनत की दोनों ने, पिक्चर बनी, रिलीज़ हुई, और पिक्चर में सिनेमेटोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी टाइप का इतना उसके ऊपर प्रभाव रहा कि दर्शकों ने फिल्म को तो नकार दिया पर फोटोग्राफी हावी हो गई इसके ऊपर। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि नए लोगों, यंगस्टर्स में इमोशंस नहीं है और ये इमोशंस के बिना काम करते हैं। ओनली टेक्निक उनका वो रहा है मेन पहलू। पर फिर भी मैं कहूँगा कि जो पेशेंस जो है, जो हम लोगों में पेशेंस था उस ज़माने के फोटोग्राफर्स में, वो पेशेंस की मुझे कहीं ना कहीं तो कमी लगी रही है, आज लगी रही है। बिल्कुल आप देखो कि हम लोग जब, क्योंकि ये वो जो मैं मानता हूँ कि कोई भी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो 10, अब फिर बाद में आप 10th स्टैंडर्ड तक जाते हो तो बीच में एक सफ़र करना पड़ता है ना, 2 स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक। वो सफ़र चला गया वो, क्योंकि ये सफ़र का आनंद जो लेते लेते आप 10th स्टैंडर्ड में पहुँचे। तो इस तरह से जैसे पहले हम जाते थे तो फिल्म को शूट किया, फिल्म लेके हम लैब में गए, लैब में हमने वो उसको रोल वॉश करने के लिए दिया। फिर फिल्म जैसे आती है तो हम वो देखना पसंद करते थे जी, वो लाइट में ले जाके, सनलाइट में या फिर ट्यूबलाइट में, क्या कैसी आई है ये फिल्म, कैसे कैसे अंडर एक्सपोज है, ओवर एक्सपोज है। तो ये सब जो देखने का प्रोसेस था, जो शायद मैंने बोला ना, वो प्रोसेस चला गया बीच में। तो 2 से 9 स्टैंडर्ड वाला प्रोसेस जो है वो चला गया। आप पहले स्टैंडर्ड में थे, फिर अब 10th में हो गए सीधा। तो बीच का प्रोसेस आपको पता ही नहीं। राइट। जैसे होम स्कूलिंग करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, तो होम स्कूलिंग करते हैं तो आप उन बच्चों को कॉलेज का या स्कूल की जो मस्ती का अनुभव नहीं होता। तो इस तरह से फोटोग्राफ सभी जो सिद्धांत हैं उसमें लागू होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ मिसिंग है। दूसरा कि उन लोग जितने भी, मैं समझता हूँ कि जितना कैमरा टेक्निक जो टेक्निकली साउंड हुए या कंपनीज ने जो टेक्निकली एक पूरी दुनिया खोल दी कि भाई
ये कैमरा है, आपको जो शूट करना है, मैक्रो करना है, ये करना है, सबके लिए अलग अलग मोड, सबके लिए अलग अलग चीज़। अभी तो आई फोकसिंग आ गया, जब आपकी आँख की जो की यस जिसको अब रेटिना बोलते हैं, रेटिना जो देखता है वो फोकस कर लेता है। अब इतना आधुनिक कर दी फोटोग्राफी को कि आप इसके टेक्नोलॉजी के चक्कर में इतने घुस गए कि आप सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट आपको क्या लेना है, उसके ऊपर जो आपकी जो सोच करने का या सोचने का जो तरीका था वो पूरा मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो कम हो गया। कम है। सबके सब्जेक्ट की समझने की ताकत आप में रही नहीं, चाहे कितना भी और देखो, पहले तो हम फोटो रोल से शूट करते थे, तो फिर बाद में देखने का तो सवाल ही नहीं आता था, जहाँ तक नेगेटिव आए या स्लाइड्स आए। अभी क्या हो गया है, आप इतने सारे आधुनिक इक्विपमेंट आने के बाद भी आपको पता है कि ये मेरा करेक्ट फ़ोटो आने वाला है, फिर भी एक फ़ोटो खींच के आप देखते हो अंदर की और जूम करके देखते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं है, या तो शायद आपको वहीं की वहीं देख लेना है। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है बीच में से। आप एक फ्रेम देखते हो, 10 फ्रेम चली जाती है। ये तो सांस की तरह है ना, जैसे सांस चलती है तो सांस चलती है, छूटती है, और आप सांस को देखते हो, जो ध्यान में जाते हो, तो उस समाधि अवस्था की जो बात की, वो समाधि अवस्था की बात तो चली गई। यहाँ पे तो बिल्कुल आप मेडिटेशन में बस बैठे हैं, ऐसा कह सकते हैं, छू के आगे वापस आ जाते हैं। समाधि अवस्था वाली बात तो रही नहीं जो पहले हुआ करती थी, ऐसा भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अभी भी डिजिटल जब से आया। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फोटोग्राफर का एक वर्ग ऐसा भी है कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, डिजिटल फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी है ही नहीं। तो पहले 2002, 3, 4 में जो चेंजेस आए और डिजिटल आते गए, 5 मेगापिक्सल से लेके अभी तो 100-200 तक पहुंच गया। तो उस एरिया में, उस एरा में जो फोटोग्राफर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब 2010, 12, 13 तक। और यहाँ अभी भी कोई लोग मानते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं ऐसा कि नहीं ये तो हमारे ज़माने में तो हम ये ऐसा करते थे। अब हमारा ज़माना तो वो उनके अगले ज़माने वाले भी ऐसा बोलते, हम तो बॉक्स कैमरा लेके आते थे बड़ा। तो ये ज़माने के साथ बदलने की जो बात है, जो एक नदी इस तरह से बहती है, तो वो बहना है हमको। तो हम बहने की तरह, हम एक स्थिर जल की तरह हो गए हैं फोटोग्राफर, कुछ फोटोग्राफर। सही है कि भाई हमको बस नहीं ये फोटोग्राफी सही नहीं है, ये डिजिटल तो फोटोग्राफी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि सब आपको दिखता है, जो आप शूट करते हो आप तुरंत देख लेते हो। तो ये सब में से जो निकला वो आगे जा सका। और आज भी मेरा खुद का काफ़ी लोग, मैं ये नहीं कहता कि मैं हर वक्त ऐसा करता हूँ, पर ज़्यादातर मैं जब भी जाता हूँ, बनारस जाता हूँ या कच्छ जाता हूँ या कहीं और मेरे असाइनमेंट में जाता हूँ, मैं कभी भी शूट करके मैं देखता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आने ही वाला है। वो जो हो सकता है कहीं 1-2 फ्रेम आपको आउट फोकस हो जाए या कहीं कुछ मिस हो जाए, पर इतना तो कॉन्फिडेंस फोटोग्राफर को रखना चाहिए कि भाई ये हम करते हैं तो आने ही वाला है। अब इतने सारे आधुनिक इक्विपमेंट आ गए, कैमरा आ गए, तो आपको क्या चिंता करने की ज़रूरत, क्या व्यू फाइंडर में देखने की ज़रूरत, डिस्प्ले पे देखने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी जो मैंने कहा कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर जो है फोटोग्राफी में आते हैं या लाइव की फोटोग्राफी में आते हैं, मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि पूरी फोटोग्राफी फैटर्निटी का ये प्रॉब्लम है, वो लोग पढ़ते कम हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। देखिए बात तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप कोई भी या लिटरेचर के आदमी हैं या आप कोई भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप गीता पढ़ो या आप कुरान पढ़ो या आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या नॉवेल पढ़ो, ऐसा नहीं। पर आपको कुछ बेसिक, आप इंडिया में रहते हो, आपको मान लो इंडिया में ही फोटोग्राफी करनी है, आपको जंगल, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, पर आपको देश की मान लो 10 सेंचुरी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बड़ी या 15 होगी, जो भी है, तो उसके बारे में तो कम से कम पढ़ो आप। उसकी जियोग्राफी क्या है, सही है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे कि कब ये बनी थी, वो आपको बेसिक ही पता नहीं। तो आप तो हम तो कैसे करते हैं कि अच्छा कोई फ़ोन करेगा, हाँ फ्लैमिंगो कच्छ में बहुत आया इस बार, तो लोग गए, गाड़ी में बैठे गए और वहाँ जाके पूछते हैं कि यार अशोक भाई कहाँ आए हैं फ्लैमिंगो,
ऐसा नहीं, आप थोड़ा स्टडी करो यार, इसको स्टडी करो। और बर्ड को भी अपना, वो भी जीव है ना, उनको भी आप जाके, अब मान लो ब्रीडिंग का सीज़न है या बच्चे हैं, तो सही। हम ऐसे ही चले जाएँ तो वो कोई एथिक्स की जो बात होती है, वो एथिक्स की बात वाइल्ड लाइफर की या लाइफ के फोटोग्राफर की वो नहीं होती है। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जी। जब आप फोटोग्राफी करते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि मैं बनारस जाता हूँ तो, या कच्छ में जाता हूँ तो मैं कोई रबारी का मैंने क्लिक किया, पोर्ट्रेट क्लिक किया और मैं आया, मुझे एक गोल्ड मेडल मिला, तो मैंने रबारी के लिए क्या किया? सही। मैंने एक प्रिंट भी 4x, इतनी छोटी सी प्रिंट भी जाके उनको दी कि भाई ये देखो चाचा, ये लो आपकी प्रिंट है, ये बा आपकी प्रिंट है। सही है। कभी आपने कोई रबारी को या आहिर को या कोई भी कम्युनिटी की चीज़ जहाँ आपने ये बोला कि बा आप बहुत अच्छा हंस लेती है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या तो गाल पे ऐसे करके आपने कभी बोला बहुत अच्छा लगता है। पर ये सब चीज़ें जो है वो अंदर से आनी चाहिए, ये सब चीज़ें बोलने की नहीं है। ये तो मैं बोलता हूँ और कोई करे जाके, ऐसा नहीं है, वो तो अंदर से आनी चाहिए। वो अंदर से आने वाली बात है, वो इस पीढ़ी में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। नॉट 100%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सब 100% फोटोग्राफर्स आर लाइक नई पीढ़ी के बेकार है, उनको इमेज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादातर जो मैंने देखता हूँ और मैं इंस्टा पे और वो जो देखता हूँ उसके वो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इतने साल में, वो मुझे लगता है कि हाँ, फॉरेन के फोटोग्राफर्स जो आते हैं उनमें ये चीज़ है। वो लोग पूछते हैं, पता भी नहीं होता, वो लोग जानने की कोशिश करते हैं ये फेस्टिवल क्या है, या आपने ये क्यों ऐसा पहना है, या वाइल्ड लाइफ पर्स में तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो आप ज़्यादा बता सकेंगे। पर है उन लोगों में ऐसा थोड़ा विवेक जैसी कोई चीज़ पेश है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है। पर उनको, और बेसिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैं भूल गया था ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है वो चीज़ है मेंटरिंग। मेंटरिंग ये है कि पहले ज़माने में क्या था कि तुमने कुछ फ़ोटो खींचा तो तुम मुझको दिखाते थे, यस। या इनको दिखाते थे, या और जो सीनियर कोई होता था उनको दिखाते थे कि ये कैसा है, इसमें मुझे क्या करना है। अब क्या हो गया कि आपने एक फ़ोटो, आपने कैसे भी वीक से वीक फ़ोटो आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, आपको 50, 100, 200 लाइक मिलेगी, आपको लगा कि नहीं ये बढ़िया फ़ोटो। तो बीच वाली जो लिंक थी कि भाई किसी को दिखाना है, कोई गुरु जैसा कोई इंसान है या कोई दोस्त है, आप, मैं मेरी ही बात करता हूँ, चलो छोड़ो, आपकी भी बात छोड़ो। मैं पहले भी दिखाता था काफ़ी सारे लोग, अभी मैं भी नहीं दिखाता, मैं भी इस फ्रेटर्निटी का ही हूँ, मैं भी अंदर आ गया। ओके। क्योंकि हमारे में ये वो चीज़ चली गई कि यार फोटो दिखा, वो फोटो अच्छा आया है, अशोक को मैं भेजता हूँ, वो चीज़ निकल गई। अब अशोक जब बोलेगा कि यार कुछ दिखाओ, तुम जाके आए बनारस, तब मैं दिखाऊंगा कि हाँ चलो मैं भेजता हूँ, तो वो भी 3 बार तुमको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। सही। क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो शेयरिंग है ना वो इतनी ईजी हो गई, तो शेयरिंग जो चीज़ इतनी ईजी हो जाती है ना, वो एक दूसरे से दूर ले जाती है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मैं 100% एग्री मानता हूँ। क्योंकि पहले हम देखो कितना मैं आता था, तो आपसे हम दोनों की बात करें, हम दोनों कितने वो फोटोग्राफ दिखाते थे, ये देखो फिर पर का ये बारी, हम देखो यहाँ गए थे तो उस दिन को हम याद करते थे, वो चीज़ नहीं रही। नहीं, हम आते हैं तो अभी किसकी को कोई फोटोग्राफर की बात करेंगे, तुम बोलोगे कि एक फोटोग्राफर है ऐसा है साउथ में, वो बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करता है। पर जो हमारे आसपास जो है, आसपास की प्रकृति है, आसपास के लोग हैं, उसकी बात हम नहीं करते, तो वो चीज़ मिसिंग है। और मेंटरिंग तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेंटरिंग का एक थोड़ा सा भी पार्ट लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, और छोटी बड़ी क्लबों का ज़माना अब नहीं रहा, क्लब ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम ही एक बड़ा क्लब हो गया वर्ल्ड वाइड। सही है। पूरा यूनिवर्सल वो क्लब हो गया कि एक इंस्टाग्राम है, एक क्लब है, बाकी सब जो चलते हैं वो छोटे छोटे क्लब अपने अपने चौराहे पे अलग है। पर ये छोटे छोटे क्लब की पहले ज़रूरत कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़रूरत है कि भाई एक मुंद्रा है तो मुंद्रा में एक स्ट्रॉन्ग एक क्लब होना चाहिए जिसमें मान लो 10 ही फोटोग्राफर हो। सही। तो मानवी मुंद्रा का एक कर लो, एक भूज का कर लो, एक रापर वाला एरिया है उसका एक कर लो, बाकी सब मतलब एक मीट ऐसी करो कि जिसमें कच्छ के सारा फोटोग्राफर्स आए और
सब भेदभाव भूल के, क्योंकि सब में देखो फोटोग्राफी, मैं मानता हूँ कि फोटोग्राफी पैटर्न ऐसी है वो सबसे इनसिक्योर है कि भाई ये चीज़ नहीं, ये तो ओपन बात है। देखो मैं तो कहीं मैं छुपाने और मेरे पास है भी नहीं कुछ। मेरे काफ़ी सारा मैंने ललित कला एकेडमी बोलो या गवर्नमेंट के साथ जो फाइट करनी है उसमें मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, बहुत झंडा उठाया है मैंने, और उससे अच्छा भी हुआ है। तो पर ये किसके लिए किया, मतलब फोटोग्राफर कम्युनिटी के लिए कुछ। अब योग क्या है, पहले एक भावना थी कि भाई मैं कच्छ जाऊंगा तो मैं अशोक से मिलूंगा, कच्छ मित्र के ऑफिस जाऊंगा, इनको मिलूंगा, कीर्ति भाई खत्री को मिलूंगा। अब क्या हो गया ना, पहले क्योंकि पता नहीं था ना कि अशोक से इतना कन्वर्जेशन फोन पे ही था, तो जाके पता कर यार क्या कर रहा है, अच्छा तो है, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स वो था हमारे पास, पर जो इजी एक्सेस हो गया उसके बाद या व्हाट्सएप पे पूछ लिया, हेलो व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, हो गया ख़त्म। सही है। आपके दिल में तो आपने तो लिख दिया जय माता जी, पर आप अच्छे हैं कि नहीं क्या कैसे पता। तो ये चीज़ जो है जाके एक दूसरे से मिलने की, मुझे तो सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि ये टेक्नोलॉजी ने आदमी को नज़दीक लाने के बजाय दूर कर दिया। तो जो रिलेशन में जो मॉइस्चराइजेशन था, हाँ बिल्कुल, वो ये सब सोशल मीडिया की वजह से नहीं रहा। सोशल मीडिया की वजह से नहीं है। हाँ देखो आज इतने टाइम बाद हम मिले थे, इतना अच्छा लग रहा है कि अरे यार अशोक आया है, जैसे उत्सव हो जाता है। उत्सव हो जाता तो ये उत्सव बार बार होना चाहिए, बार बार। वो जो नहीं हो पाता, मतलब सब लोग बड़े भी हुए, अपने अपने काम में है, अपने अपने फैमिली में है, तो वो चीज़ तो है ही है। पर साथ साथ ये चीज़ भी है कि हम लोग एक दूसरे से फ़ोन से बात हो जाती है तो ठीक है, क्यों जाए मिलने। तो फिज़िकल जो मिलने का जो एक तरीका या एक जो भी कहो उसको, एक अटैचमेंट वो बना तो रहता है। आज तुम आए तो लगता है चलो मैं भी मुंद्रा जाऊंगा, चलो तुम आमंत्रण तो देते हो हर बार, पर मैं बोलूँगा कि नहीं यार जाएंगे, टाइम मिला तो जाएंगे। तो ये चीज़ तो मन में होती है, क्योंकि इतने सालों का वो है ना अटैचमेंट है, वो धरती के साथ भी है, दोस्तों के साथ भी है। विवेक भाई, एक कोई ऐसी रूहानियत वाली बात या कोई ऐसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कच्छ से जुड़ा हुआ हो, अपने जहाँ जो घूमे उसमें जो कोई ऐसा संस्मरण जो आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ ये संस्मरण तो बहुत है, पर एक दिन मुझे याद है, मैं बनारस में था और लुडिया गांव है वहाँ पे, जी। आपको तो पता ही है। बिल्कुल। तो लुडिया में मुझसे मेरा एक सर अच्छा नाता रहा है, क्योंकि वहाँ गांव कलरफुल था, और मैंने जब गया तब तो पुराना लुडिया था। हाँ, तो के बाद वो लोग नया NGO के साथ रहते। तो वहाँ पुराना जब था 90s में, तो बहुत पुराना नाता उनके साथ, उनके लोगों के साथ, उनके घरों के साथ, उनके कलरफुल वहाँ के वो आज भी है। हाँ तो 2-3 गाँव ही ऐसा है कि जो वहाँ पे उनकी कल्चर नहीं बचा है थोड़ा बहुत। तो वहाँ से एक देशल करके था, वो वुडन का बहुत अच्छा कारीगर था। मुझे याद है देसड़ आपको विवेका भाई करके बुलाता। हाँ तो पहले मैं जाता था तो उनकी माँ जो है, सारा माँ, बात नहीं करती थी मुझसे, जैसे बुलाया उनको नमस्ते, कुछ नहीं। धीरे धीरे मैं जाने लगा तो परिचय भी बढ़ने लगा, वो भी थोड़ा बहुत वो हंसते बात करती थी, खाना बनाती थी। मैं तो वहाँ रहता था, गाँव में ही रहता था 3-4 दिन। तो अटैचमेंट हो गया पूरे गांव के लोगों के साथ, आज भी है। तो एक बार मैं बनारस था और देसल से मेरा फ़ोन से भी बात हुआ करती। तो एक बार बनारस में था मैं, आई थिंक 2004 की बात होगी। उनके बेटे का फ़ोन आया कि देसल का एक्सीडेंट हो गया और देहांत हो गई। तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, तो मैं क्या करूँ। तो जितने भी दिन में रहा बनारस में, मेरा जो हृदय था, मेरा जो इमोशंस थे, वो तो कच्छ में ही थे, जुड़िया थी।
तब मुझे लगा कि ये धरती के साथ जो मेरा भी लगा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग है लोगों के साथ। मैं बनारस से यहाँ आया, फिर थोड़े दिन 2-3 दिन बाद में वहाँ गया, तो बहुत ही वो माने सारा माने ये एकदम उठ के रो बिल्कुल वो हक किया और रोने लगी, बोला ये मेरा देशल है और तुम आते रहना, ये वो बहुत उन्होंने आक्रंद किया। और मैं उस दिन मुझे देखो आज भी मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको ये बात करते हुए, और उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे भी लगा कि यार ये बिल्कुल मेरी माँ है। और इस तरह से जो मैंने लिखा भी था आर्टिकल की, जैसे लोग बोलते हैं कि धर्म की बहन है, तो मैंने ये लिखा था कि धर्म की माँ है, हो सकती है, मैं ऐसा करके एक आर्टिकल लिखा था। तो ये और जब भी मैं जाता वो बिल्कुल मैं उनके गोद में सो जाता, ऐसे फोटोग्राफ भी मेरे दोस्तों ने लिए हुए, गोद में सो जाता। और उनको वो अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से फ़ोन करता, तब तो मोबाइल भी आ चुके थे, अभी भी जाता हूँ तो फ़ोन करता हूँ कि माँ क्या लाऊंगा, तो बोलती है कि वो कुछ ही लेके आ रहा है। तो मैं यहाँ से वो पंप जो आता है वो पंप लेके जाता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि कैसा ये कोई दवा लेके जाता है माँ को जब नहीं जाता है, तो इस तरह का वो मैं व्यक्त नहीं हो सकता क्योंकि इतना इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा क्षण था मेरे लिए कि मुझे लगा कि यार एक तरफ तो मैंने एक भाई को खो दिया और एक तरफ से मैंने एक माँ को पाल दिया। इस तरह की फीलिंग आज तक वो बरकरार है। अभी भी मतलब परसों ही फ़ोन आया। अच्छा, मेरा 10 दिन में एक बार फ़ोन आ जाता है। क्या बात। तो इस तरह से मेरा नाता रहा है। और काफ़ी सारे उनके वो छोटी लड़की थी धरा करके, हाँ, तो धरा जब छोटी थी, मेरी लड़की के भी जितने फ़ोटो नहीं हो गए बड़े होते हुए, ग्रो अप होते हुए, इतना इसका धरा का फ़ोटो है मेरे पास। तो उसकी शादी थी और कोरोना का टाइम था, और उसने कहा कि मामा आपको तो आना ही है। और बहुत मैं बेटी ही मानता था, उन्होंने बोला था कि तो कन्यादान को मामा आपको ही करना है। और फुल मतलब बिल्कुल पिक पे था कोरोना, और जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। और फिर लास्ट दिन तक मैं जाऊँ न जाऊँ। फिर घर के लोगों ने भी और दोस्तों ने भी कहा कि यार ऐसा माहौल में मत जाओ तुम। और बिल्कुल मेरे रोते हुए चेहरे से मैंने कहा कि नहीं, मैं अब नहीं आ पाऊँगा, और मेरे आशीर्वाद है। और वो भी वहाँ से रो पड़ी, मैं भी यहाँ से रो पड़ा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे शादी तो देखनी है। अब टेक्नोलॉजी का जब सही जो उसको कहते हैं, उन्होंने रात को 11 बजे फेरे हुए और उन्होंने वहाँ से लाइव किया उसकी लाइव। क्या बात। कि देखो आप देखो 10-12 मिनट तक लाइव मैंने देखा और ये लाइव शादी हो गई, चैन आ गया। ऐसा नाता रहा है कच्छ के साथ। नहीं, मैं तो काफ़ी बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हर इंसान को अपनी जन्मभूमि के साथ गहरा लगाव होता है और उसके साथ भयंकर अंडरस्टैंडिंग होती है। पर कच्छ में जन्म लेना या कच्छ में किसी भी तरह से कच्छ के साथ नाता होना, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये परमेश्वर की कृपा होने जैसा ही है। उसके कृपा के मय के बरोबर ही है। आपके कोई पूर्ण जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे या पिछले जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म करे होंगे, जब आपको किसी के ना किसी वे से कच्छ से कनेक्शन आपका होता है। तो मैं और विवेक भाई शायद उसी कृपा के अधीन है और शायद उसी कृपा की वजह से हमारे बीच में शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग है या इतना प्यार है। विवेक भाई, अब कच्छ से चलते हैं बनारस की यात्रा मेरे लिए हमेशा सरप्राइजिंग रही है। मैं बनारस को जानता हूँ 2 लोगों की वजह से, एक आपकी वजह से और एक निहार की वजह से। और कहते हैं ना कि वो बाबा का हुक्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक बनारस जाना हुआ नहीं। और बनारस जाने की जब भी ऐसे कहना कि तीव्र इच्छा हुई तो आपकी बनारस डायरी पढ़ ली या देख ली, या उसके कुछ पन्ने मैंने दिल से देख लिए या उसको समर्पित हो गया या उसको समझ गया। बनारस डायरी की बात करें, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा ना स्कूल में रहा था और ना जीवन में रहा। हाँ,
मैं प्रैक्टिकल लर्निंग ज़रूर करता हूँ। आपके साथ बातें करके, आपको कुछ पूछ के, या आप जैसे जितने भी बड़े दोस्त हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके साथ टॉक करके मैं बहुत सीखता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसे वाक़या हुए हैं या ऐसे इंसिडेंट्स बने हों जब मैंने बुक स्टार्ट करी हो और ख़त्म करी हो। और ये मेरा स्टेटमेंट सिर्फ मेरे अकेले का स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास ऐसे लॉट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। और जहाँ जहाँ मेरी विवेक भाई के जो चाहत लोग हैं या विवेक भाई को पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे जो बात हुई बनारस डायरी की, उनके भी यही स्टेटमेंट है। आपकी बुक आपने मुझे भेजी, मैंने स्टार्ट करी और मैंने ख़त्म करी। और उसके बाद कई ऐसे पहलू थे उसके अंदर कि मैंने वो बुक कम से कम 5 से 6 बार पढ़ी। मैं नहीं, दक्ष ने भी शायद वो बुक पता नहीं कितनी बार उलेटी सुलेटी। और कुछ ऐसे लोगों ने भी मेरे से वो बुक मांगी जिनका फोटोग्राफी के साथ कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो प्योरली कहना कि हार्डकोर बिजनेसमैन हैं या रुस्क लोग हैं जिनके साथ फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने भी मुझे अप्रोच करा कि आप उनको पता था कि आप हमें मित्र हैं, अभी ये बुक नहीं मिल रही है तो हम कहाँ से अवेलेबल करवाएं या क्या करवाएं। उन्होंने भी ये बुक पढ़कर मुझे इतने डिवाइन, मैं फीलिंग्स वाले नहीं कहूँगा, मैं डिवाइन रिप्लाई कहूँगा, ऐसे डिवाइन रिप्लाई करें तो वो बुक और उसकी टेक्स्ट उनको भी दिल के कहते हैं ना कि चेतना के अंदर छुई। तो आज ये मौका है तो इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगा और मैं चाहूँगा कि आपने बनारस कच्छ के ऊपर काम करना शुरू था, उन्हीं दिनों में आपको बनारस अपील कर रहा था, आपने कब बनारस पे काम करने का प्लान करा? मुझे इतना पता होता था कि मैं जब भी आपको फ़ोन कर रहा था तो एक बार में फ़ोन नहीं उठता था तो वो बनारस होते थे आप। नहीं, वो सही है एक्चुअली। तो क्या हुआ कि मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो पुस्तकों के बीच में आप देख रहे हैं, पुस्तकों के साथ में बुक्स के साथ बड़ा हुआ है, तो पढ़ने का शौक़ रहा है, देखने का शौक़ रहा है। तो काफ़ी सारे मेरे पिताजी भी इस तरह के थे, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था। तो कच्छ में मैंने स्टार्ट किया सीरियसली स्टार्ट किया 94-95 से। तो 2000 के बाद जैसे कुछ नेशनल जियोग्राफी वगैरह की डॉक्यूमेंट्री देखते थे, तो ये सब डॉक्यूमेंट्री देखते थे, तो मुझे कच्छ से एक अलग प्रकार का, आपको ऐसे ना हर जैसे आप वाइल्ड लाइफ है, आपका हर जंगल से एक अलग तरह का नाता होता है। कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे भरतपुर जाना है, बस बर्ड ही करना है, मैं जान मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं करना है, बर्ड, ये अपना अंदर का वो एक अंदर से आती है जो बात। तो कच्छ में तो मेरा काम मतलब एक दो एग्जीबिशन भी हो चुके थे, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, मेरी प्रेस बिक भी रही थी। तो इस टाइम मुझे लगा कि मैंने कुछ फोटोग्राफ देखे, नेशनल जियोग्राफिक का मैगजीन देखा, तो उसमें और स्टीव मैकरी के कुछ फोटोग्राफ देखे, तो मुझे लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो लाइफ की फोटोग्राफी है। ये जो पार्ट था कच्छ का वो पिक्टोरियल साइड थोड़ा ये रुका हुआ है, क्योंकि कल्चरली इतना रीच आपको मेरे दूसरे शब्दों में कहूँ तो कच्छ में फ़ोटोग्राफ निकालना, जब आपके पास पेशन हो और टाइम हो और आपके पास इमोशंस हो तो ये ईजी है। तो एक तरह का जो नहीं है कि आप जाते हो और आपको स्वीट मिल गई, गुलाब जामुन, आप बैठे और गुलाब जामुन सामने पड़े, तो कच्छ का ऐसा वो नज़रिया था। और फिर मुझे लगा कि मुझे काफ़ी सारे क्राउड में काम करना है, जो रघु राय की कुछ फ़ोटोज़ देखते थे, स्टीव मैकरी की देखते थे, रघुवीर सिंह की देखते थे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी थोड़ा इस तरह से काम करना है, जाना है। तो बनारस ही क्यों चुना वो मुझे भी याद नहीं पता मैंने क्यों बनारस चुना, पर मैंने जब रघुवीर सिंह की किताब देखी बनारस और गेंजेस दोनों, तो उसमें जिस तरह का जो एनवायरनमेंट मैंने देखा और जो मैंने पढ़ा कि ओल्डेस्ट सिटी ऑन द अर्थ, विश्व का सबसे पुराना सिटी, मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसा होगा और इतने सारे लोग घाट के किनारे बसे हुए हैं,
ये शहर कैसा होगा, और उसमें जो भीड़ भाड़ इस तरह का जो दिखाया था रघुवीर सिंह की किताब में, तो उस टाइम तो वो इंटरनेट कुछ था नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बनारस का कोई कांटेक्ट था नहीं, तो बस मैंने टिकट बुक करवाई और मैं निकल पड़ा। अच्छा। तो 2002 की बात है शायद, 31 दिसंबर, वो भी 31 दिसंबर। ओके। और मेरी जो सुबह हुई वो 1 जनवरी 2002 की, वो बनारस में हुई। अच्छा। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ। जो पहले जब मैं गया तो बहुत ठंड और इस तरह का माहौल, और घाटों में घूमना, 15 दिन में रहा पहले मैं। तो 2-3 ट्रिप तो मेरी समझने में गई कि चीज़ है क्या, ये शहर है क्या, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या क्लिक करूँ। तो कच्छ में जैसे मैंने बोला कि आप जाते हो और सामने स्वीट पर आपके सामने है, आप खाओ बस। और यहाँ तो ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग, कंपोजिशन क्या बनाए या क्या किस तरह का कंपोजिशन बनाए और किस तरह का फ़ोटो लिया जाए। तो जो किताबों में आप देखते हो, किताबों वाली जो इमेज लेके जाते हो, वो तो सिचुएशन होती नहीं हर बार। तो फिर मैं वहाँ के जो लोकल लोगों से, मैंने कहा इंटरेक्शन जो आज मिसिंग है, आज वो मिसिंग। इंटरेक्शन वाली धीरे धीरे करके पान के दुकान पे जाता, मैं समोसे के वाले से बात करता, ऐसे करके कैरेक्टर से बात करते करते, क्योंकि आप रोज़ जब जाते हो ना, 15 दिन रहते हो, तो आप 2-3 तीसरे दिन से किसी को दोस्ती हो ही जाती है। तो बहुत भोले लोग हैं और लोग भोले ही होते हैं। हम इस बात को इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा देखने का नज़रिया अच्छा नहीं है, मतलब वो हमारा देखने का तरीका ऐसा है कि इसको पूछूंगा तो वो बताएगा नहीं बताएगा। अब चाय वाले को क्या है, क्या छुपाना। सही है। तो इस तरह से अगर आप जाओ इंट्रैक्शन करते करते, फिर मैंने धीरे धीरे कौन सा घाट है, यहाँ जो डेड बॉडी जो जलाई जाती है वो क्यों जलाई जाती है, वो घाट का क्या है, और मुंडन करने के लिए आते हैं तो कौन से घाट पे जाते हैं, वो सब पूछते 2 विज़िट मेरी ऐसी गई। और बाद में मैंने आई स्टार्टेड की थी, उस टाइम भी क्लिकिंग तो किया है, बहुत अच्छा पिक्चर मैंने। पर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते जाते हैं ना, लोगों को मिलते हैं, आपको BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओके। तो वो आपको पता ही नहीं। तो मैं खाली नॉट एज ए फोटोग्राफर पर एज एक स्ट्रेंज ट्रैवलर आप जाते हैं कि यार यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, उसका क्या मायने है। तो बहुत बड़ा एरिया, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी मंदिर, वहाँ भी अंदर फाइन आर्ट्स का स्टूडियोज़। ओके। तो वो सब देख के मुझे लगा कि नहीं, ये शहर तो बहुत बड़ा ख़तरनाक है। वो आपको काम करना है तो ऐसा नहीं है कि आप बनारस जाओ 2 दिन में वापस आओ। तो फिर मेरी विज़िट स्टार्ट हुई, और साल में 2 बार मैंने रेगुलर, 2 या 3 बार, कई बार 3 बार मैं जाने लगा। लंबी विज़िट होती थी, ट्रैवल टाइम 15-15 दिन का होता था, 2 दिन के आने जाने में लगती थी। इस टाइम तो फ्लाइट थी नहीं, पैसे भी थे नहीं, तो वो सब करते करते बनारस की यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे इन्वॉल्व होता गया, और मैंने फिर हमेशा से मैंने 2 सब्जेक्ट रखे मेरी ज़िंदगी में। ऐसा मैंने सोचा था जब मैं फोटोग्राफी में आया कि मैं 2 सब्जेक्ट के ऊपर एक साथ काम करूँगा। एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें 2-3 दिन में भी मैं आज जाके वापस आ सकूँ, जैसे कच्छ में आया तो 2 दिन में भी मैं आ सकता हूँ वापस। बनारस तक मैं जाता हूँ तो मेरे पास लंबी छुट्टी है, टाइम है, तो इस तरह से मैं जाता था और वापस आता। तो इस तरह से बनारस की यात्राएं होती गई, लोगों से परिचय होता गया, और आज भी मैं जाता हूँ तो साल में 2 बार तो मैं जाता ही रहता हूँ, और इतने सारे दोस्त हो गए। अब फोटोग्राफी के लिए नहीं, अब एक तरह का जैसे कच्छ में आता हूँ तो ऐसा नहीं है कि चलो यार सुबह 5 बजे उठो और भागो फोटोग्राफी के लिए, ऐसा नहीं है। अभी आराम से दोस्तों को मिलो, बातें करो, फोटोग्राफी करो, एंजॉय करो। लाइफ को एंजॉय करने का भी एंजॉय करते करते आपको कई ऐसी फ्रेम मिल जाती है जो आप रश करके जाते हो तो नहीं मिलती। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ, आज तक जारी है, और ईश्वर की कृपा से जारी ही रहेगा। बिल्कुल। बनारस के कोई अच्छे वाक़या? बनारस के भी बहुत वाक़या है। बिस्मिल्लाह खान से मिलना, किशन महाराज जी से मिलना, गिरजा देवी जी से मिलना, तो ये ईश्वर से मिलने से कम नहीं मानता मैं, क्योंकि ये सब इतनी सारी सेलिब्रिटी जब आप क्लिक करते हो ना तब आपको नहीं ऐसा एहसास होता, पर जब आप देखते हो वो आपकी क्लिक की और आपकी उनको मिलने की प्रोसेस है, वो जब आप सोचते हो
फ्लैशबैक में जाते हो तब आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा काम हो गया, मुझसे हुआ ऐसा नहीं, ईश्वर ने अच्छा काम करवाया आपसे, उस तरह की फीलिंग आती है। तो वो काफ़ी सारे मतलब कॉमन मैन में भी रहा ऐसा कि भाई ये ऐसे ही बेचने वाला भी मुझको रुला के गया, उसकी डेथ मेरे मैं उसका डेड बॉडी लेके गया स्मशान तक। तो ऐसी भी दोस्ती हुई छोटे छोटे लोगों से, और मैं मानता हूँ कि छोटे छोटे लोगों की जो दोस्ती है ना वो बहुत ही मायने रखती है अपनी ज़िंदगी में, वो अंत तक रहती है। जब आप ये छोड़ते हो, ये त्याग करते हो अपना, वहाँ तक ये चलती रहती होगी, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ चीज़ें जैसे आप लैंड, अभी मैं फ्लाइट से जाता हूँ तो जैसे एयरपोर्ट पे आता है तो आते हैं जो लगता है कि यार बना एक अलग तरह का वो चेहरे का वो नूर ही बदल जाता है। अच्छा। और पूरा जैसे हर बार, जैसे आप कच्छ में भी हर बार मैं आता हूँ कि स्ट्रेंजर फर्स्ट टाइम मैं आता हूँ, उस तरह से की फीलिंग आती है, अरे यहाँ तो पहली बार आया हूँ। उस तरह की जो फीलिंग आती है उसका मतलब ये है कि आपका एक साधना के स्तर पे आप पहुँच गए इस स्थल, एक इस धरती के साथ, इस भूमि के साथ, इस लोगों के साथ। ये बहुत आप फील करते हो इस फील को। दूसरी जगह जाते हो तो आपको जाते हो एज ए ट्रैवलर, एज ए फोटोग्राफर, काफ़ी सारे असाइनमेंट किए, काफ़ी सारे दुनिया भर में, भारत भर में लोगों के साथ मिलना हुआ, जाना हुआ। हम्पी भी बहुत बार मिल गया। तो अभी कैसा है कि एक जो मूड उम्र के इस पड़ाव पे ऐसा लगता है कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मैं जाता हूँ हम्पी, जहाँ पत्थर है, पुरानी कथाएँ हैं, हिस्ट्री बहुत पावरफुल है वहाँ की, मॉन्यूमेंट है, पत्थर में भी ऐसे ऐसे शेप बनाए गए हैं। आध्यात्मिक का जो स्तर है वहाँ का वो बहुत ऊंचा है। तो शांति है, आपको मेडिटेट करना है, अपने आप के साथ बात करनी है, तो विपश्यना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ वहाँ पे। और अगर आपको थोड़ा सा कोलाहल चाहिए, आपको मस्ती चाहिए, आपको चाहिए कि आप अरे यार कुछ मीठा हो जाए इस तरह का, तो आप बनारस में आपको चाहिए कि चलो दोस्तों को मिलना है, टाइम है, घूम के आते हैं, अपने क्या है जाके आना ही तो है बस। तो कच्छ चले जाते हैं, और क्या चाहिए यार आपको को सही है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये रह गया, वो रह गया, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो इस तरह से इस मामले में मैं कम से कम आई एम वेरी मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ मेरे अपने आप से, यार ये रह गया, ये वहाँ मैं नहीं जा पाया, वो जहाँ जा पाए वहाँ की जो खुशी है वो मेरे अंदर बरकरार है और वो बरकरार रहेगी। बाकी सब तो जाएंगे कहीं जाना पाएंगे। पर ये 3 जगह मेरी ज़िंदगी की ऐसी है। हम्पी तो काफ़ी बाद में मैं गया, पर कच्छ और बनारस को मेरी ज़िंदगी के बहुत ही हॉट कर दी। आप भाई मानते हो इस बात को कि एज अ फोटोग्राफर या एज अ आर्टिस्ट फोटोग्राफर अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हाँ तो इन सारे जगहों से अपने कोई ऋणानुबंध जरूर रहे हैं? बिल्कुल। आज भी मैं जाता हूँ, कभी कच्छ में मैं मान लो गया, भूज में मैं जाके होटल में मैं ठहरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज मुंद्रा जाऊँ, पर कभी ऐसे ही मैं तय कर लेता हूँ कि आज मुंद्रा जाना है, अशोक से मिलता है। पर जब रेडी होते हैं तब ऐसा लगता है अरे माता का मठ चले जाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जाना कहीं होता है आपको, और वही मुझे लगता है कि वो चीज़ ही है जो आपको अंदर से बुलाते हैं। जहाँ आपको जाना है वहाँ नहीं, आपको यहाँ जाना है, आपको माता जी वहाँ बुला रही है। उस तरह का जो लोग बिलीव करते हैं, जो नहीं करते उसको तो सही है, उसका विरोध भी नहीं है। हाँ। तो जिसको बोलते हैं ना आदेश आता है, आदेश कई बार नहीं है कि यार चलो 2 दिन है जाके भूज जाके आते हैं, वो एक तरह का आदेश है। आप माता जी के मंदिर में नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, कोई रबारी के या लुडिया जाके वो माँ से मिल के आए, वो भी एक तरह का एक मेडिटेशन ही है अपने मेडिटेशन, बिल्कुल। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वाइल्ड लाइफ के अंदर भी कई ऐसे इंसिडेंट्स या कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जब ये लगता है, आपने कहा कि कई इमेजेस ऐसे क्लिक होती हैं जो लगता है कि शायद परमपिता की कृपा हुई है, उन्होंने ही क्लिक करवाया। आफ्टर सम टाइम जब अपने वो इमेजेस देखते हैं तो
ये एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक चीज़ के बारे में शायद आज के लोग या आज की जनरेशन या अपने फील्ड के लोग आज के जो लोग हैं वो शायद जो मिसिंग है उनकी लाइफ में या उनके विज़न के अंदर शायद वो इन चीज़ों से शायद वंचित होंगे। मैं अपनी बात कहूँ तो शायद बस्टर्ड की कई ऐसी इमेजें हैं जो शायद कई दिनों तक मेरे सपनों में आई होगी, फिर जग जाता हूँ, या सही मायने में कहूँ कि जगा नहीं, वो एक्चुअली मैं सपनों में ही जगा हुआ था, लेकिन वास्तविक जीवन में जगने के बाद वो चीज़ कहीं चली जाती थी। फिर आफ्टर सम टाइम ऐसे इंसिडेंट्स बनते थे जंगल में कि जो सपने आपने देखे थे कई दिनों पहले, कई महीनों पहले, वो सपना आपके सामने कुदरत लाता है। वो आप जब है ना जज नहीं कर पाते कि ये कोई ड्रामा प्ले हो रहा है, ये तो आपने एग्जैक्टली ऐसा ही पर्च देखा था, ऐसी ही लाइटिंग देखी थी, और अचानक से ये बस्टर्ड मेल कहाँ से आ गया, और फिर अचानक से उस टाइम पे क्लिक हो जाती है, और एक अरसे के बाद वो इमेजेस देखते हो ना तो आपको लगता है कि ये आपने क्लिक करी, ये शायद कोई कृपा हुई थी या भगवान ने आपको डायरेक्ट करा था या कुदरत, मैं उसको मेरी लैंग्वेज में ईश्वर ने कुदरत ही कहा, हाँ। कुदरत की बात है। मैं ये कहता हूँ कि शायद वो कुदरत के मैं हो जाने का पल मानता हूँ मैं, कि जब मुझे भी कई बार कई लोग ऐसे पूछते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, बेस्ट टाइमिंग कौन सी रहती है, इस जगह जाने का तो बेस्ट गाइड कौन सा होता है, तो मेरे लिए इन सब चीज़ों के जवाब बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार गाइड, टाइम, ये सब तो मैं नहीं सोचता। हाँ, ये ज़रूर होता हूँ कि मैं उस जगह जाता हूँ ना तो फिर उस जगह को समर्पित हो जाता हूँ, तो शायद समर्पित होने के बाद जो मुझे कुदरत रिवार्ड देता है या मुझे जो रिटर्न करता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर मेरी पात्रता होती है कि भाई तू ले आ, मौज कर। तो आप उस चीज़ के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर शायद उस चीज़ को नहीं समझा पाएगा। आप थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा कुछ कहें, ऐसी मेरी पर्सनल इच्छा है। देखो, एक चीज़ ऐसी है कि एक रघुराय ने बहुत पहले एक बात कही थी जो उस वक्त मुझे बहुत बकवास लगी। अच्छा। कि जो चीज़ को आप देखते हो, जो जहाँ पे आप खड़े हो, जिसको आप फोटोग्राफ लेना चाहते हो, फोटोग्राफ कर रहे हो, तो यू शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली देयर। मतलब मेंटली फिजिकली तो हम होते ही होते हैं, स्पिरिचुअली देयर का मैंने कहा ये क्या है बकवास। कुछ साल गुजरे तब मुझे पता चला ऐसा एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे आपने बोला कि हम सपने में जग जाते हैं, फिर हमको लगता है कि यार ये मिलेगा कि नहीं, इस जीवन में, इस जीवन काल में ऐसा फ्रेम मिलेगा कि नहीं, पर अचानक आपने कुछ एफर्ट भी नहीं किया, आपने कुछ सोचा ही नहीं, और आप ब्लैंक बिल्कुल जाते हैं कि चलो घूम के आते हैं और आपको ये फ्रेम मिल जाता है। तो यही एक तरह का संदेश ही है, ऊपर से वो आता है। ये कुछ लोग इसको माने या न माने, हम एक्सप्लेन कर पाए या ना कर पाए, पर हम तो जानते हैं। तो ये चीज़ है कि स्पिरिचुअली मतलब ये नहीं है कि ईश्वर, मैं मानता हूँ प्रकृति, जैसे ओशो ने कहा था कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति से संभोग करो, इस तरह का जो एक बात है। तो ये बहुत डीप फोटोग्राफर उसको ये समझने के लिए भी एक ताकत चाहिए, जो शायद मुझे लगता है बहुत कम फोटोग्राफर में होती है। यार या तो होती है तो उनको पता नहीं है, या तो वो लोगों को अननोइंगली ये चीज़ करते जाते हैं और कुछ सालों बाद या उनको पता लगता है कि नहीं सही बात है। तो ये तो है जो मैं मानता हूँ कि ये तो एक तरह का एक, जैसे अश्विन मेहता ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था। अश्विन मेहता हमारे बहुत अच्छे लेजेंडरी फोटोग्राफर थी। कुछ उन्होंने किसी ने उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप पत्थर की फोटोग्राफी आपकी इतना अच्छा क्यों आते हैं, आप पत्थर के फ़ोटो खींचते हैं तो भी बहुत अच्छा फ़ोटो आता है आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं खींचता है, मैं जाता हूँ, मैं पत्थर से बात करता हूँ और मैं पत्थर के ऊपर मैं स्पर्श करता हूँ ऐसे, और पत्थर से मैं ये लिसा है, ये उनका वो जो टोन है वो कैसा है वो देखता हूँ मैं। सब कुछ देखने के बाद जब मैं बातचीत करने के लेवल तक ना ही पहुँचता पत्थरों के साथ, तब तक मैं क्लिक ही नहीं करता। क्या बात। ये चीज़ आपको तो बकवास लगेगी, लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को लगेगी यार ये ऐसा कैसा बकवास है, पर ये सही मायने में जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे, एक्सपीरियंस नॉट ओनली कि एज की बात नहीं है यहाँ, और
एक तरह का आध्यात्मिकता भाव या जो भी जिसको भी आप मानते हो, गुरु मानते हो या नहीं मानते हो ईश्वर में, ऐसा भी नहीं। मैं तो ये तो मानता हूँ कि नास्तिक आदमी भी आस्तिक होता है। उनकी आस्तिकता अलग बात है। वो प्रकृति से मानते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो वो उस तरह से इस बात को ले। पर ये बात तो है, बात में दम है। तो बहुत अच्छा अश्विन भाई ने ये समझाया था। जब तक मैं बातचीत के लेवल तक नहीं पहुंचता तब पत्थर का फोटोग्राफ में नहीं खींचता। ये तो पत्थर की बात है, और इस तरह पत्थर भी लाइव हो जाते हैं। तो लाइव कब होते हैं? जब हम इस तरह का सोच रखते हैं, इस तरह की जो भावना रखते हैं अपने काम के प्रति, अपने लगाव रखते हैं अपनी फोटोग्राफी के प्रति या अपने कुदरत के प्रति, ईश्वर के प्रति, तब ऐसी क्लिक आती है और आती ही है। इसलिए मैं काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स देखे हैं अच्छे जो पूरे लाइफ में मतलब 80 साल जिए, 100 साल जिए, बहुत काम किया, लाखों की संख्या में फ़ोटो खींचे, पर मुझे इनका एक भी फ़ोटो याद नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो जन्म आपने लिया वो चला गया। आपने ही अपनी तारीफ की, आपने ही अपने गुणगान गाए और आप चले गए। और मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग अपना हमारा गुणगान गाए, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एप्रिसिएशन की भी बात है। पर लोग नोटिस भी नहीं करे आपका एक फ़ोटो या कोई डांसर का कोई डांस या वो चित्रकार की कोई कलाकृति, वो एक भी कलाकृति को याद भी आपको नहीं आती है माइंड में, तब उसका तो मतलब ये हुआ कि आपने जो काम करना चाहा था या जो आप छाप छोड़ के जाना चाहते थे, वो छाप आप छोड़ देता है। तो शायद बस मुझे लगता है इतना समझा पाऊंगा ज़्यादा तो, क्योंकि ये बहुत दिल की अंदर से आने वाली बात है। नहीं, और ये बात गहरी भी है। बहुत ये गहरी है। आप खुद जब तक इन सब चीज़ों को फील Experience ना नहीं करो करते, या हाँ, feel नहीं उसके करते। साथ रूबरू ना हो या ऐसी कृपा आपके पर बरसने जा रही हो जब आप उसके लिए तैयार ना हो, हाँ बिल्कुल। तो वंचित रह जाने वाली बात है। तो अपने आशा करते हैं कि परमात्मा की कृपा अपनी पूरी बिरादरी के ऊपर बरसे, बरोबर बरसे मेरी तो मैं और तो- सब उसके मैं रहें और सही मायने में जीवन के ध्येय को समझें। विवेक भाई, आपका अभी एग्जीबिशन चल रहा है हाँ, सत्य आर्ट गैलरी में, तो मेरी इच्छा है कि अपने उस एग्जीबिशन को भी अच्छी तरह से एक्सपेंड करें। आपके साथ उस एग्जीबिशन को देखना शायद वो सब इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जरूर चलिए वहाँ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं।